शेड्यूलिंग टाइम में बेसिकली कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब ये होता है ना कि कोई भी प्रोसेस कब आया, कोई भी प्रोसेस कब मेरा रेडी न्यू स्टेट में आया, उसको बोलते हैं अराइवल टाइम। मतलब कोई भी प्रोसेस मेरा सिस्टम में कब आया। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, जब भी हम लोग कॉलेज जाते हैं, मान लो हमारा कॉलेज है 8 AM को, तो अगर हम 8 AM को कॉलेज पहुंचते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अराइवल टाइम। ठीक है। बर्स्ट टाइम का मतलब ये होता है कि कितना देर तक उसको सीपीयू मिला। बर्स्ट टाइम का मतलब ये होता है कि कितना देर तक हमको सीपीयू मिला। मतलब ये हो गया कि जैसे कॉलेज हम लोग गए 8 AM को, हमारा लेक्चर शुरू हुआ 9 AM को, 9 AM से 10 AM तक मेरा लेक्चर चला, तो बर्स्ट टाइम मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है ना। तो 9 to 10 AM हमारा बर्स्ट टाइम हो जाएगा। फिर कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब कब मेरा प्रोसेस पूरा खत्म हो गया, कब मेरा प्रोसेस पूरा खत्म हो गया। कंप्लीशन टाइम मतलब जैसे कब मेरा प्रोसेस पूरा खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग गए 8 AM को गए, हमको मिला हमारा लेक्चर शुरू हुआ 9 AM को, और 9 AM से 10 AM तक चला। उसके बाद मान लो कि 10 AM को खत्म हो गया, तो वो क्या हो गया कि कंप्लीशन टाइम क्या हो गया कि 10 AM। टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम अराइवल टू कंप्लीशन। मतलब हम लोग 8 AM को कॉलेज गए, और कब तक रहे कॉलेज में, कॉलेज में कब तक रहे 10 AM तक रहे, तो वो हो गया मेरा टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है कि सीपीयू को लेने से पहले, सीपीयू को कोई भी प्रोसेस को सीपीयू मिलने से पहले वो कितना देर तक वेट किया। फॉर एग्जांपल हम लोग गए कॉलेज 8 AM को कॉलेज गए, लेकिन हमारा लेक्चर कितना बजे शुरू हुआ, हमारा लेक्चर शुरू हुआ 11 बजे, मतलब क्या बोलते हैं 9 बजे। तो हमें कितना देर तक वेट करना पड़ा, 1 घंटा, 1 आवर। तो हमारा वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 1 आवर। वो हो गया वेटिंग टाइम। ठीक है। तो जो टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो क्या होता है कि कितना देर तक हम लोग कॉलेज में रहें, मतलब अराइवल टाइम प्लस अराइवल टाइम कब आए थे और कब जा रहे हैं, मीन्स वेट मीन्स कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वो हो जाएगा मेरा क्या, टर्न अराउंड टाइम। तभी ना पता चलेगा। जैसे हम लोग 8 AM को गए और 11 AM को कंप्लीट हो गया लेक्चर, तो कितना देर तक हम लोग रहे, 11 - 8 कितना हुआ, 3 आवर। तो वो हो गया क्या हमारा टर्न अराउंड टाइम। उसी तरीके से वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या हुआ कि हम लोग 8 AM को तो गए कॉलेज, लेकिन हमारा लेक्चर शुरू हुआ 9 AM को, तो हमें कितना देर तक वेट करना पड़ा, 1 आवर। तो उसी तरीके से वेटिंग टाइम वो टाइम होता है जितना टाइम के लिए कोई भी प्रोसेस को सीपीयू लेने से पहले वेट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं वेटिंग टाइम। ठीक है। अ, इसी तरीके से एक होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम होता है अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम अराइवल टिल द फर्स्ट टाइम प्रोसेस गेट्स द सीपीयू। मतलब प्रोसेस तो आ गया, मतलब पहला बार कोई भी प्रोसेस को सीपीयू कब मिला, पहला बार कोई भी प्रोसेस को सीपीयू कब मिला, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है। पहला बार सीपीयू कब मिला उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। फिर शेड्यूलिंग लेंथ होता है। शेड्यूलिंग लेंथ जो होता है हाउ मच ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज एबल टू शेड्यूल द प्रोसेस। ये होता है मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम अराइवल टाइम। ठीक है। थ्रूपुट होता है नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट लेंथ, या फिर नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट टाइम। थ्रूपुट मतलब कितना प्रोसेस एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग देखो दो तरीके के होता है, एक होता है प्रीएम्प्टिव, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मतलब ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एल्गोरिदम बोल सकते हो, जो कि मतलब क्या होता है कि एक बार अगर प्रोसेस को दे दिए तो उसको हम लोग फिर से, एक बार अगर हम सीपीयू उसको दे दिए तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, उसको फिर से रिटर्न बैक कर सकते हैं। मतलब हाँ, उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। और नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब अगर एक प्रोसेस जो है इसको सीपीयू को लिया तो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहला एल्गोरिदम हम लोग जो है शेड्यूलिंग जो है वो शेड्यूल करते हैं कि मतलब कौन सा प्रोसेस को सीपीयू कब देना है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो कैसे डिसाइड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। पहला एल्गोरिदम है एफसीएफएस, जिसको बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस पहले आता है
उसको पहले सीपीयू मिलता है। जो भी प्रोसेस पहले आता है उसको पहले सीपीयू मिलता है, ठीक है। और अगर सारा प्रोसेस पहले आया तो फिर किसको मिलेगा? जिसका प्रोसेस आईडी कम है उसको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें गैंट चार्ट बनाना पड़ता है। गैंट चार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसमें कि हम लोग को गैंट चार्ट बनाने से ये पता चलता है कि कौन सा प्रोसेस कितना टाइम में हमारा सीपीयू में आया और कितना देर तक वो सीपीयू में एग्जीक्यूट किया, कितना देर तक वो सीपीयू में रिसाइड किया, ठीक है। तो गैंट चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार गैंट चार्ट बना दिए मीन्स सारा जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा वो सारा हमसे बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो कि क्या बोलते हैं, एफ सी एफ एस ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। मीन्स पहले जो आया वो तब तक नई सीपीयू को छोड़ेगा जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखो, एक यहाँ पर 3 प्रोसेस है, P1 P2 और P3। इसका अराइवल टाइम सभी 0 टाइम पे आ गया, ठीक है। और बस टाइम दिया और 30, 5 और 5। अब हमसे पूछा है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताओ और एवरेज वेटिंग टाइम बताओ। तो अभी हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग गैंट चार्ट बनाएंगे। तो एक पेन ले लेते हैं हम जल्दी से, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले गैंट चार्ट क्या बनाएंगे, गैंट चार्ट में क्या होता है कि जैसे ऐसे करके हम लोग कुछ चार्ट बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि जो भी प्रोसेस है, जो भी मान लो P1 सबसे सबसे देखो यहाँ पर एट टाइम 0 कौन कौन सा प्रोसेस आ गया, P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, जो पहले आया था। मतलब सभी लोग 0 पे आ गया, लेकिन P1 जो स्मॉलर आईडी है, मान लो यहाँ P1 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर P2 फिर P3। तो P1 कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाएगा। तो 0 टाइम पे P1 आया, 0 टाइम पे P1 आया, P1 कब तक खत्म होगा, कंप्लीशन टाइम है मतलब बर्स्ट टाइम है 30, मतलब 30 यूनिट उसको सीपीयू चाहिए, तो 30 तक ये चलेगा, 30 तक ये चलेगा, ठीक है। अब देखो P2 भी आया था, 30 तक चला, उसके बाद सीपीयू छोड़ दिया, बोला कि चलो मेरा काम हो गया अब हम जा रहे हैं। P2 और P3 को बाय बाय कर दिया, ठीक है। अब देखो P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 5 यूनिट। तो 30 से जो है वो P2 को दे दिया जाएगा और 35 तक P2 चल जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर 35 में P2 का काम खत्म हो गया। अब फिर कौन आएगा, P3 भी अपना काम करेगा। कब तक काम करेगा, 5 यूनिट तक काम करेगा। क्यों? क्योंकि बर्स्ट टाइम इसका 5 यूनिट था। बर्स्ट टाइम मतलब कितना देर तक वो सीपीयू को रखना चाहता है, ठीक है। तो 35 था तो 40, बस हो गया। हाँ बस इतना काउंट कर लिए, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कि जो अब देखो एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम सबसे पहले निकालने के लिए निकालना ना, कंप्लीशन टाइम निकालना, कोई भी प्रोसेस कितना टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। तो देखो तो जरा P0 जो है वो 0 में आया और कब छोड़ा, सीपीयू को कब छोड़ा, सीपीयू को छोड़ा 30 यूनिट ऑफ टाइम। तो कंप्लीट कब हुआ, 30। P1 कब कंप्लीट हुआ, 30, ठीक है ना। मतलब हाँ, फिर P2 कब कंप्लीट हो रहा है, P2 कंप्लीट हो रहा है 35 यूनिट ऑफ टाइम में P2 कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर 35 लिखे, कंप्लीशन टाइम ऑफ P2, यहाँ पर P2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर P2 होगा। फिर यहाँ पर P3 होगा, P3 कब कंप्लीट हो रहा है, P3 कंप्लीट हो रहा है 40 यूनिट ऑफ टाइम। देखो कंप्लीशन टाइम 40 लिखे हैं, कंप्लीशन टाइम 40 लिखे हैं। कंप्लीशन टाइम निकालने के बाद निकालना है कि टर्न अराउंड टाइम क्या था, टर्न अराउंड टाइम क्या था। इससे क्या होता है कि मतलब जल्दी, मतलब गलती होने का चांस कम होगा। पहले कंप्लीशन टाइम निकालना, फिर निकालना टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम अभी बताए थे कि कितना देर वो सीपीयू मतलब कितना देर वो रह रहा, उस मतलब कब आया और कितना देर तक रहा, ठीक है ना। तो क्या होता है टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस माइनस क्या, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। चलो, तो कंप्लीशन टाइम 30 था, अराइव कब किया था 0, तो 30 हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस P1 का।
इसी तरीके से प्रोसेस P2 का टर्न अराउंड टाइम 35 हो जाएगा, और ऐसे ही P3 का टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 40। अगर P3 जो है वो अराइवल टाइम उसका 5 रहता है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम विच इज इक्वल टू 35। समझा? लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो कंप्लीशन टाइम निकाल दिया, टर्न अराउंड टाइम निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे वेटिंग टाइम। तो देखो, तो वेटिंग टाइम, प्रोसेस P1 आया 0 में, और 0 में आया, और नेट चार्ट देखो, गैंट चार्ट देखो तुम, 0 पे आया और प्रोसेस P1 को 0 पे ही CPU मिल गया, तो क्या उसको वेट करना पड़ा? नहीं वेट करना पड़ा, इसीलिए वेटिंग टाइम ऑफ P0 क्या है, 0 है। P2 जो है 0 पे आया, लेकिन उसको अपना काम करने के लिए कितना देर तक वेट करना पड़ा? P2 जो है वो 0 पे आया, लेकिन उसको काम करने के लिए कितना देर तक वेट करना पड़ा? 30 यूनिट तक वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि P1 अपना काम कर रहा था, तो उसका वेटिंग टाइम हो जाएगा 30, है ना। और P3 जो है उसको अपना काम करवाने के लिए कितना देर तक वेट करना पड़ा? कितना देर तक? 0 से 35 तक, तो 35 यूनिट हो जाएगा उसका वेटिंग टाइम। ठीक है। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल देना, 0 + 30 + 35/3, जो कि आएगा 21.66। और इसी तरीके से एवरेज टर्न अराउंड टाइम, यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम निकला हुआ था सारा प्रोसेस का, और 3 प्रोसेस है, तो एवरेज मतलब जितना भी प्रोसेस है उसका सम बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो ये हो गया तुम्हारा अराइवल टाइम, मतलब एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। समझे? इसी तरीके से रिस्पॉन्स टाइम होता है। रिस्पॉन्स टाइम मतलब पहला बार कोई भी प्रोसेस को CPU कब मिला। तो पहला बार जो है P1 को 0 में ही मिल गया, P2 को 30 में मिल गया, P2 को 30 में मिल गया पहला बार P2 को 30 में मिला, और P3 को आपको पहला बार मिला 35 में। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है FCFS एल्गोरिदम का। ठीक है ना, FCFS एल्गोरिदम का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला बार बनाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, फिर इसी को धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो फिर धीरे धीरे कंप्लीट काम होते होते फिर आसान हो जाएगा। ठीक है। इसका जो एडवांटेज है ये क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट, आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। इससे क्या होता है कि कोई भी, मान लो कोई बड़ा प्रोसेस आ गया, कोई भी बड़ा प्रोसेस अगर मान लो कि जैसे देखो यहाँ पर जो हम लोग बोले कि हम लोग बोले कि P1 जो है वो 30 यूनिट, P1 जो है उसका बर्स्ट टाइम है 30 सेकेंड। ठीक है ना, P1 जो है जिसका बर्स्ट टाइम है 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड तक CPU को यूज करेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि P1 जो है उसका बर्स्ट टाइम 30 सेकेंड ना हो के 30 मिनट हो जाए, 30 मिनट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा कि जो छोटा प्रोसेस जो उसके बाद रन करना था, छोटा प्रोसेस जो P2 था जिसका यूनिट है 5, और P3 जो है उसका यूनिट है 5 यूनिट ऑफ टाइम उसको चाहिए, बर्स्ट टाइम, मतलब CPU 5 यूनिट के लिए टाइम चाहिए। तो उसको जो है वो जब तक P1 कंप्लीट रन नहीं करेगा तब तक वो नहीं रन कर पाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट। इसीलिए इसको कॉन्वॉय इफेक्ट बोलते हैं। कॉन्वॉय इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक प्रोसेस अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम अगर रन कर रहा है तो फिर दूसरा प्रोसेस रन नहीं कर पाएगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज है FCFS का। दूसरा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो आता है वो SGF आता है। SGF मतलब शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, मतलब SGF मीन्स शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। SGF मीन्स शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब मतलब काम, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा होगा उसको हम लोग पहले लेंगे। ठीक है, जिसका जॉब सबसे छोटा होगा उसको हम लोग सबसे पहले लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो प्रोसेस का जॉब सिमिलर हो जाए, मतलब दो प्रोसेस जो है वो वो दो प्रोसेस ऐसा हो जाए जो वो बोलेगा कि हम भी 2 यूनिट CPU को यूज करेंगे, हम भी दो दो यूनिट CPU को यूज करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो प्रोसेस पहले आया है CPU में उसको पहले CPU दो। समझे? जो प्रोसेस पहले आया है CPU में उसको पहले रन करवाओ। ठीक है, SGF मतलब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। आप क्वेश्चन देखो,
ये भी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में है P1 P2 P3 दिया हुआ है, इसका सब लोग अराइवल टाइम 0 मतलब 0 में सारा आ गया, और सबका बर्स्ट टाइम दिया हुआ 35 और 5 यूनिट। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट बोलो तो सबसे पहले कौन रन करेगा, सबसे पहले रन करेगा P2। क्यों? क्योंकि P2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, P2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, लेकिन P3 का भी तो बर्स्ट टाइम सबसे कम है, लेकिन P3 का भी तो बर्स्ट टाइम, P2 और P3 का बर्स्ट टाइम तो दोनों का सेम है। तो कौन पहले रन करना चाहिए, P2 या P3? P2। क्यों? क्योंकि वो पहले आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे। तो चलो बनाओ, एक हो गया मेरा चार्ट। अब ये हो गया 0 पे सबसे पहले कौन रन करेगा, P2। P2 कितना देर तक रन करेगा, 5 यूनिट तक। क्यों? क्योंकि उसको 5 यूनिट में उसका काम खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो 5 यूनिट तक रन करेगा। अच्छा, उसके बाद सबसे कम बस टाइम किसका है, फिर P3 का है, तो P3 भी रन करेगा। P3 कितना देर तक रन करेगा, 5 यूनिट ही उसका काम है, तो 10 तक ये रन करेगा। उसके बाद P1 कब तक रन करेगा, 10 + 30 40 यूनिट तक रन करेगा। क्यों? क्योंकि उसको 40 यूनिट तक काम है, इसीलिए मतलब 30 यूनिट काम है, तो 40 सेकेंड तक वो रन करेगा। तो ये हो गया गैंट चार्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालना कंप्लीशन टाइम, फिर एवरेज, फिर टर्न अराउंड टाइम निकालना। तो देखो तो प्रोसेस जो है P2 वो कब खत्म हो रहा है, 5 यूनिट टाइम में खत्म हो जा रहा है। प्रोसेस P2 जो है वो 5 यूनिट टाइम में कंप्लीट हो जा रहा है। तो देखो प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम है 5 यूनिट। अब बताओ हम लोग प्रोसेस P3 जो है वो कब खत्म हो रहा है, प्रोसेस P3 जो है वो 10 यूनिट में खत्म हो जा रहा है, तो इसलिए प्रोसेस P3 का टर्न है मतलब 10 यूनिट ऑफ टाइम है। अब बताओ प्रोसेस P1 कब खत्म हो रहा, जल्दी देखो यहाँ पर प्रोसेस P1 40 सेकेंड में खत्म हो रहा, तो 40 यूनिट जो है कंप्लीशन टाइम है 40 यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब कितना देर तक वो सीपीयू में रहा। तो कंप्लीशन टाइम देखो तो कंप्लीशन टाइम है 40 और अराइवल टाइम क्या था 0, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम 40 हो जाएगा, इसी तरीके से 5 हो जाएगा, इसी तरीके से 10 हो जाएगा। वेटिंग टाइम निकालना है, तो देखो कितना देर तक वेट किया, P0 जो है 0 में आ ही गया था और उसको 0 में ही मिल गया, तो उसको P2 को क्या वेट करना पड़ा, नहीं वेट करना पड़ा। P3 को वेट करना पड़ा क्या, हाँ वेट करना तो पड़ा। कितना देर तक वेट करना पड़ा, 5 यूनिट तक। क्यों? क्योंकि 0 से 5 तक P2 एग्जीक्यूट कर रहा था, इसीलिए उसको वेट करना पड़ा। तो ठीक है, वेटिंग टाइम जो है वो P3 का 5 यूनिट हो जाएगा। अच्छा, P1 को कितना देर तक वेट करना पड़ा, P1 को जो है वो 10 यूनिट तक वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि P2 और P3 एग्जीक्यूट कर रहा था, इसीलिए वो वेट कर रहा था, समझा। इसी तरीके से टर्न एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। इसी तरीके से एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल दो, जितना भी टर्न अराउंड टाइम आया उसको डिवाइड बाय 3, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दो, समझे। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको बनाने का कोशिश करना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि देखो, इफ एट 0 time or arrival time a large process came, then it has to be completed first, so it might delay other operation। हाँ, तो इसमें दिक्कत ये है कि मान लो कि अभी तो अराइवल टाइम 0 था ना, अभी तो अराइवल टाइम 0 था। इस केस में जो अभी वाला जो क्वेश्चन था ऊपर में, इसका अराइवल टाइम 0 था। देखो तो सारा प्रोसेस एक ही टाइम पे आ गया, सारा प्रोसेस एक ही टाइम पे आ गया, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। इसमें दिक्कत ये है कि ये सारा प्रोसेस एक ही टाइम पे नहीं आएगा, कोई प्रोसेस पहले आएगा, कोई प्रोसेस बाद में आएगा, कोई प्रोसेस उसके बाद में आएगा। तो ऐसा ये होगा कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्रोसेस पहले जो प्रोसेस है उसको मान लो कि 10 मिनट, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। मान लो जो प्रोसेस है वो 10 मिनट तक उसको सीपीयू को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो क्या होगा, तब तक वो नहीं छोड़ेगा जब तक वो कंप्लीट ना कर ले 10 यूनिट ऑफ टाइम। हो सकता है कि 0 टाइम पे प्रोसेस P1 आया और प्रोसेस P1 को सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करना है 10 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, 10 10 सेकेंड 10 मिनट ऑफ टाइम।
और 2 सेकंड बाद प्रोसेस P1 आया 0 पे और 2 सेकंड बाद P2 आ गया जिसको एग्जीक्यूट करना है मान लो 2 सेकंड। तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम प्रोसेस P2 को पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है कि जिसका जॉब पहले है उसको पहले आप एग्जीक्यूट कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। मींस पहले जो आया था जिसका बर्स्ट टाइम भले ही बहुत ज़्यादा होगा फिर भी हमको उसको पहले एग्जीक्यूट करना होगा। इसीलिए ये जो है वो इसीलिए ये जो एल्गोरिदम है SGF जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि जब भी जब जॉब जो बड़ा जॉब पहले आ जाएगा तो फिर उसको हम लोग इट माइट हैपन दैट CPU विल हैव टू वेट, मीन्स अ प्रोसेस विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर CPU। ठीक है, समझ में आया ना? बस ऐसे ही। तो इसी को ठीक करने के लिए क्या हो सकता है कि SRTF एल्गोरिदम को हम लोग ले आते हैं। SRTF में क्या होता है कि जैसा है वैसे ही करते हैं, लेकिन एक प्रीएम्प्टिव दे देते हैं, प्रीएम्प्टिव दे देते हैं। समझो, बात को समझो। SRTF में शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, SRTF मीन्स शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF मीन्स शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि बर्स्ट टाइम तो पहले देखेंगे, ठीक है, बर्स्ट टाइम तो देखेंगे ही, बर्स्ट टाइम तो देखेंगे, लेकिन इसका जो टाइप है ये है प्रीएम्प्टिव टाइप है। क्या मतलब प्रीएम्प्टिव टाइप? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो अभी पहले हम लोग देखे थे उसमें जो दिक्कत था क्या था कि बड़ा जो प्रोसेस है वो पहले आ जाता था। समझे? बड़ा प्रोसेस अगर आ जाएगा तो वो हम तब तक नहीं हटा सकते जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। इसीलिए हम लोग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ये एल्गोरिदम हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि SJF का ही कंसेप्ट यूज होगा। मतलब जिसका बर्स्ट टाइम सबसे पहले सबसे कम होगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा अगर वो CPU में आ गया होगा तब। ठीक है, लेकिन ये है प्रीएम्प्टिव टाइप एल्गोरिदम है, प्रीएम्प्टिव टाइप एल्गोरिदम है। अभी हम क्वेश्चन से बता रहे हैं कैसे करना है। सो देखो देखो यहाँ पर 6 प्रोसेस दिया गया है, P1 P2 P3 P4 P5 P6। दिख रहा है क्वेश्चन? 6 प्रोसेस दिया गया है और सबका अराइवल टाइम दिया है। P1 का है 0, फिर P2 का है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इसके करस्पॉन्डिंग बर्स्ट टाइम दे दिया है। अब देखो हमसे पूछा है कि एवरेज वेटिंग टाइम बता दो और एवरेज टर्न अराउंड टाइम बता दो। अब देखना इसमें क्या होगा। देखो ये है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो देखो तो एट टाइम 0 सबसे पहले नेट चार्ट बनाएंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बना देते हैं। एट टाइम 0 प्रोसेस P1 आया तो 0 टाइम पे देखो सब सिर्फ P1 आया है, इसीलिए हम लोग P1 को ही लेंगे, P1 को ही लेंगे। 0 टाइम पे P1 ही आया है तो इसीलिए P1 को लेंगे। और कब तक लेंगे, कब तक लेंगे? 1 यूनिट ऑफ टाइम तक लेंगे, 1 यूनिट ऑफ टाइम पे तक लेंगे। और बस टाइम जो है इसको 6 से 5 हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव टाइप शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। इसका मतलब ये है कि आप दे दो CPU, लेकिन उसके बाद अगर जो है शॉर्टेस्ट जॉब वाला काम आया तो हम वो जो प्रोसेस रन कर रहा है उसको हम फिर से हम रेडी स्टेट में बुला सकते हैं। ठीक है, तो फिर P2 आ गया तो P2 का जो है बर्स्ट टाइम P2 जो है P2 P2 जो है वो 1 यूनिट ऑफ टाइम रन करेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम रन करेगा और इसका जो है वो 3 हो जाएगा। फिर P3 आया, P3 आया 2 यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ पर 2 जब भी खत्म हुआ तो P3 आ गया। तो P3 जो है P3 का देखो तो बर्स्ट टाइम सबसे कम है, 1 यूनिट ऑफ टाइम है। तो P2 और P1 से कंपेयर करो किसका बर्स्ट टाइम कम है? P3 का। तो इसीलिए हम लोग सिस्टम में P3 दे देंगे। और कब तक रन करेगा P3? P3 कब तक रन करेगा?
1 यूनिट ऑफ टाइम रन करेगा। क्यों? क्योंकि बर्स्ट टाइम उसका उतना ही है, तो 3 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद देखो 3 यूनिट में क्या आया, P4 आ गया, P4 आ गया। P4 का बर्स्ट टाइम कितना है? P4 का बर्स्ट टाइम है 2 यूनिट, P4 का बर्स्ट टाइम है 2 यूनिट। लेकिन हम लोग P4 को 1 ही सेकंड तक रन करवाएंगे, P4 को 1 ही सेकंड तक रन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में मेरा जो है 4 यूनिट ऑफ टाइम में प्रोसेस P5 भी आ गया था, प्रोसेस P5 भी 4 यूनिट ऑफ टाइम में प्रोसेस P5 भी आ गया था, जिसका बर्स्ट टाइम 1 था। लेकिन अब हम कंपेयर किए, क्या कंपेयर करेंगे कि देखो प्रोसेस P4 भी है और P5 भी है और जिसका बर्स्ट टाइम सेम है, तो किसको पहले सीपीयू मिलना चाहिए? जो पहले आया है, जो पहले आया। कौन आया है पहले? P4 आया है, तो P4 को हम लोग टाइम देंगे फिर से 1 यूनिट टाइम और P4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, P4 के बाद हम लोग P5 टाइम देंगे, P5 देंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम में P5 कंप्लीट हो जाएगा। P5 के बाद P6 में कंपैरिजन करेंगे और P2 में कंपैरिजन करेंगे। सबसे कम कौन है, मतलब दोनों का सेम है, तो पहले कौन आया? पहले आया है P2, तो P2 को पहले एग्जीक्यूट करो। P2 को 9 यूनिट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे, 9 के बाद 11 12 13 तक P6 एग्जीक्यूट होगा। देखो 13 तक, 9 के बाद P6 13 तक एग्जीक्यूट होगा, 9 10 11 12 तक P6 जो है 12 तक एग्जीक्यूट होगा। P2 उसके बाद 5 यूनिट ऑफ टाइम बचा हुआ था किसका? P1 का, तो 12 5 17, तो 17 यूनिट ऑफ टाइम, 17 यूनिट ऑफ टाइम में क्या एग्जीक्यूट होगा? 17 यूनिट ऑफ टाइम में 17 यूनिट ऑफ टाइम में क्या एग्जीक्यूट होगा? P1। तो इस तरह से होता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इस टाइप से होता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब चलो आ जाओ, अब आ जाओ, देखो यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है कि P1 0 टाइम में P1 आया, फिर 1 टाइम में P1 और P2 भी आ गया, फिर से जो है टाइम 2 में P1 P2 P3 आ गया। लेकिन उसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि किसका जॉब पहले कम है, उसी को हम लोग देते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग अभी देख लिए। अब हम लोग बनाएंगे क्या? कंप्लीशन टाइम। अब हम लोग बनाएंगे क्या? कंप्लीशन टाइम। पहले कंप्लीशन टाइम बनाओ, फिर टर्न अराउंड टाइम बनाओ। इससे क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि मतलब अराइवल टाइम दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में ना, तो फिर दूसरे मेथड से बनाएंगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है। मतलब अगर हमें याद नहीं रहा कि अराइवल टाइम भी हमें सब्ट्रैक्ट करना रहता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ देखो, कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 कब कंप्लीट हुआ? गैंट चार्ट में देखो P1 कब कंप्लीट हुआ? P1 जो है 17 यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीट हुआ। P6 कब कंप्लीट हो रहा है? 12 में कंप्लीट हो रहा है। P2 कब कंप्लीट हो रहा है? 9 में कंप्लीट हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ P2 कब कंप्लीट हो रहा है? 9 में। P5 कब कंप्लीट हो रहा है? 6 यूनिट ऑफ टाइम में। P4 कब कंप्लीट हो रहा है? P4 जो है 5 यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीट हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ लिख दो, देखो यहाँ लिखे हैं 17 9 3 5 6 12, समझे? गैंट चार्ट की मदद से जब जब कंप्लीट हो रहा है वो लिख दो। फिर टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम तो दिया हुआ है, अराइवल टाइम जो भी है उसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद क्या करेंगे? वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम कैसे निकलता है? वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम क्या होता है? बोलो। वेटिंग टाइम क्या होता है? कितना देर तक उस सिस्टम में वेट किया, तो कंप्लीशन टाइम माइनस वेटिंग टाइम मतलब क्या कि वो उसको सिस्टम में कब मिला उसको। ठीक है ना, तो वेटिंग टाइम मीन्स देखो यहाँ पर P1 को जो है वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम।
थोड़ा सा भूल जा रहे हैं। आ जाओ देख लेते थोड़ा। वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इसी तरीके से कंफ्यूजन होगा कि क्या होता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होगा कि कितना देर तक वेट किया। टर्न अराउंड टाइम मतलब कितना देर तक वो था, माइनस बर्स्ट टाइम मतलब मान लो अगर हम लोग कॉलेज गए 8 AM को गए, 9 AM में हमारा लेक्चर शुरू हुआ तो 1 घंटा हम लोग वेट किए, ठीक है ना। और 9 से 10 हमारा कॉलेज गया, 9 से 10 हमारा लेक्चर सर ने दिया और 10 में छुट्टी हो गया, तो कितना देर तक कॉलेज में रहे? 8 AM से 10 AM में 10 AM तक हम लोग कॉलेज में रहें, ठीक है ना। 8 से 10 में कॉलेज में रहें तो वेटिंग टाइम क्या होगा कि टर्न अराउंड टाइम जितना देर तक रहें उसमें से माइनस कर देंगे वर्स्ट टाइम को, तो उतना देर तक हम लोग वेट किए। खैर ये सब तो टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो ये देख लो यहाँ पर कौन सा था। तो यहाँ से टर्न अराउंड टाइम माइनस का बर्स्ट टाइम, 17 में से 6 माइनस करेंगे तो 11, फिर 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4। इसी तरीके से एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेना, समझा। प्रॉब्लम्स विद एसजीएफ एंड एसआरटीएफ क्या है कि स्टारवेशन हो जाता है। मींस अगर शॉर्टर प्रोसेस, अगर इसमें क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होता है। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट मतलब जो प्रोसेस जिसका सबसे पहले, जिसका सबसे छोटा है प्रोसेस है, जिसका जो सबसे कम सीपीयू को यूज कर रहा है वो पहले आता है तो उसको हम लोग पहले रन कर देते हैं। तो बार बार अगर छोटा छोटा प्रोसेस ही आते रहेगा तो फिर बड़ा प्रोसेस को तो वो सीपीयू तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे क्या इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं स्टारवेशन। मीन्स जो बड़ा प्रोसेस है वो तो सीपीयू के लिए वेट करते 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 सो गया, ठीक है ना। और ये नो फेयरनेस, फेयरनेस नहीं होता। हाँ फेयरनेस नहीं होता क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई बड़ा प्रोसेस आया जीरो पे ही आ गया और जीरो पे छोटा प्रोसेस आया तो छोटा प्रोसेस रन किया, फिर छोटा प्रोसेस मान लो फिर छोटा प्रोसेस आ गया तो फिर से वही प्रोसेस छोटा वाला रन करेगा जो जो जिसका जॉब फर्स्ट है। तो इसीलिए फेयर नहीं है कि, समझ रहा है ना, कि फेयर नहीं है वो, कि मतलब सबको बराबर का हिस्सा मिला है उस टाइप से, ठीक है। Practical implementation is not possible as OS will not able to know which process will take less time and which process will take more time। क्यों practical implementation क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमें कितना देर तक वो सीपीयू में रहेगा वो ओएस को नहीं मालूम रहता है, समझा। कोई मतलब डिफिकल्ट जॉब इज टू फाइंड कि वो प्रोसेस जो है वो कितना देर तक वो खत्म होगा, इस टाइप से। फिर एक होता है HRNN, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि नॉट ओनली फेवर्स शॉर्टेज जॉब बट डिक्रीजेस द वेटिंग टाइम ऑफ लॉन्गर जॉब। इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स रेशियो जिसका ज़्यादा होता है ना उसको वो कैलकुलेट करे, उसको वो पहले शेड्यूल करता है, ठीक है। जिसका रिस्पॉन्स रेशियो पहले होता है उसको वो पहले शेड्यूल करता है। और ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। ये याद रखना कि कौन सा प्रीएम्प्टिव होता है कौन सा नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स रेशियो क्या होता है कि वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम बाय बाय बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम बाय बर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स रेशियो मीन्स कितना देर तक वेट किया और कितना देर तक वो उसको बर्स्ट टाइम, कितना देर तक वो उसको सीपीयू चाहिए बाय बर्स्ट टाइम कर दो, ठीक है। तो जिसका रिस्पॉन्स रेशियो जितना ज़्यादा उसको उतना सीपीयू मिलेगा, उसको सबसे पहले सीपीयू मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पर प्रोसेस P1 से P5 है, सब अराइवल टाइम दिया हुआ है, सबका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स रेशियो निकालेंगे। तो रिस्पॉन्स रेशियो देखो HRNN में देखेगा कि पहले प्रोसेस जीरो जो है वो अराइवल टाइम जीरो था, तो जीरो से लेकर
जीरो से लेकर, देखो इसमें हर एक का क्या होता है ना, हर हर एक का इसका रिस्पॉन्स रेशियो निकालना होता है, ठीक है। तो ये क्या करना है, यूट्यूब से देख लेना है HRNN, ठीक है। एक होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि ये जो भी प्रोसेस है ना उसको प्रायोरिटी दे दिया जाता है। जैसे नहीं होता है कि जो भी ज़्यादा प्रायोरिटी का शेड्यूल प्रोसेस है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, जो कम का है उसको बाद में एग्जीक्यूट करना, इस टाइप से। ये जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है और प्रीएम्प्टिव भी होता है। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को फॉलो करता है कोई भी शेड्यूलर, तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव से फॉलो कर रहा है या प्रीएम्प्टिव से फॉलो कर रहा है, ये गिवन होगा, ठीक है। प्रायोरिटी कैन बी ऑफ टू टाइप, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। स्टैटिक में मतलब एक बार फिक्स हम प्रायोरिटी कर दिए तो वो अब चेंज नहीं कर सकते। और डायनेमिक में क्या होता है कि हम लोग वो चेंज किया जा सकता है प्रायोरिटी। देखो यहाँ पर जैसे प्रोसेस P1 से लेकर P6 तक क्वेश्चन में दिया हुआ है, अराइवल टाइम दिया हुआ है, सबका बर्स्ट टाइम दिया जाता है और प्रायोरिटी भी गिवन है। जिसमें जो देखोगे कि प्रोसेस P4 जो है वो 10 का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, यहाँ पर जो है वो प्रायोरिटी जो है वो जितना ज़्यादा प्रायोरिटी उतना उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो तो इसमें क्या होगा कि प्रोसेस P4 जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। मतलब जैसे देखो पहले तो P1 है, P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, क्यों? क्योंकि जीरो टाइम में कोई प्रोसेस आया नहीं था, जीरो टाइम में कोई प्रोसेस आया नहीं था, इसीलिए देखो नेट चार्ट देखो, पहले P1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा जीरो से लेकर कब तक। अगर नॉन प्रीएम्प्टिव का बात करें तो जीरो से लेकर 4 तक एग्जीक्यूट होगा, क्यों? क्योंकि वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो जीरो से 4 तक वो एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद देखो तो 4 में 4 में देखो वो प्रोसेस P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया और P5 भी आ गया। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका? P4 का। तो P4 एग्जीक्यूट होगा। P4 के बाद प्रायोरिटी किसका? देखो तो P5 का प्रायोरिटी है 9, तो P4 के बाद P5 एग्जीक्यूट होगा। कब तक एग्जीक्यूट होगा? जितना उसका बर्स्ट टाइम होगा 7 तक। फिर P6 एग्जीक्यूट होगा, फिर P3 एग्जीक्यूट होगा, फिर P2 एग्जीक्यूट होगा, समझे। इसी तरीके से ये एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, एक होता है प्रीएम्प्टिव। अगर प्रीएम्प्टिव हो जाता अगर प्रीएम्प्टिव हो जाता तो फिर मतलब फिर से हम लोग कैलकुलेट कर देते। मतलब प्रीएम्प्टिव हो जाता तो हम लोग देखो यहाँ पर प्रीएम्प्टिव भी दिखाया गया है कि 0 से 1 तक P1 एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पर देखना इस पोजीशन पे जीरो से लेकर P1 तक, 0 से लेकर 1 तक P1 एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद फिर बर्स्ट टाइम उसका कितना हो जाएगा? 3, है ना। देखो नीचे में बर्स्ट टाइम लिख लेना सब लोग, है ना। देखो 0 से लेकर 1 तक P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P1 तक, फिर 1 से लेकर 2 तक P2 एग्जीक्यूट हो गया। क्यों? P2 क्यों एग्जीक्यूट हो गया? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो P2 का जो है प्रायोरिटी P1 के कंपैरिजन में ज़्यादा था। P2 का प्रायोरिटी P1 के कंपैरिजन में ज़्यादा था। देखो तो 5 है ना, P2 का प्रायोरिटी 5 है, तो इसीलिए वो P2 जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर P3 जो है वो 1 यूनिट तक रन करेगा, उसके बाद देखेगा, चेक करेगा कि देखो तो प्रायोरिटी P3 का ज़्यादा है P2 से, इसीलिए फिर से वो रन करेगा P3। देखो P3 रन किया 1 यूनिट तक, उसके बाद P4 रन किया। क्यों? क्योंकि P4 जो है वो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। P4 जो है वो प्रायोरिटी ज़्यादा है, कब तक रन करेगा? 1 यूनिट ऑफ टाइम, उसका बर्स्ट टाइम 1 ही था तो 1 तक रन किया। उसके बाद देखो P5 रन करेगा। P5 क्यों रन किया? क्योंकि P5 जो है उसका प्रायोरिटी है 9 और बाकी सबसे प्रायोरिटी ज़्यादा था। कब तक रन करेगा? 2 यूनिट ऑफ टाइम रन करेगा। क्यों? क्योंकि 5 पी अराइवल टाइम 5 में भी कोई भी प्रोसेस जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं था। तो इसी तरीके से P5 जो है वो 6 यूनिट तक, 2 यूनिट रन किया, 5 भी और 6 भी। उसके बाद P6 रन किया। P6 P6 का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी था तो P6 पूरा रन कर लेगा सिस्टम में। क्यों? क्योंकि सारा प्रोसेस का प्रायोरिटी से ज़्यादा था P6 का, तो
तब तक रन करेगा, पूरा पूरा ही रन कर लेगा। तो पूरा रन कर लिया P6, फिर P3 रन किया, फिर P3 रन करने के बाद क्या रन करेगा लास्ट में, P3 रन करने के बाद P5 रन करेगा क्या, 14 के बाद P1 रन करेगा, शायद यहाँ दिख नहीं रहा ठीक से, ठीक है ना, क्योंकि P1 जो है सबसे लास्ट में रन किया था, क्यों, उसका सबसे कम प्रायोरिटी था। तो इसी तरीके से गैंट चार्ट आप लोग बना लेना, और ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव भी प्रैक्टिस से हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन देखना यूट्यूब से, है ना, क्या क्या होता है कैसा नहीं होता है वो बताएं, ठीक है। A priority based scheduling also suffer from starvation. If higher priority becomes arriving, then the priority process may wait till indefinite time. अगर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है उसको भी स्टारवेशन हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर जो भी सबका प्रोसेस ऐसे नहीं होता है कि चाचा विधायक है हमारे तो पहले मेरा काम होगा, तो अगर सभी के चाचा विधायक हो जाएंगे तो फिर किसका काम पहले होगा, समझ में आ रहा है, इस टाइप से। तो सॉल्यूशन ऑफ स्टारवेशन क्या होता है कि एजिंग होता है। एजिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कोई प्रोसेस आया, ठीक है ना, और उसको हम देख रहे हैं कि बहुत देर से वो वेट कर रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, चलो चलो तुम उसको हम लोग आगे कर दे रहे हैं, तो उसका क्या करते हैं कि प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एजिंग। एक होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है, देखो एक टाइम क्वांटा एक टर्म होता है, टाइम क्वांटा एक टर्म होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, राउंड रॉबिन का एक सिंपल एग्जांपल सुनो, कि जैसे ही क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, बैडमिंटन का भी केस ले सकते हैं, नहीं तो लड़की लोग बोलेंगे खाली क्रिकेट क्रिकेट करते रहता है। अच्छा चलो, क्रिकेट से ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिकेट मान लो खेल रहे हैं, तो तीन पर्सन मान लो क्रिकेट खेलता है, ए बी और सी। तो वो लोग क्या करेगा कि दो दो ओवर का खेलेगा, तो सबसे पहले ए बैटिंग किया 2 ओवर, उसके बाद फिर बी बैटिंग किया 2 ओवर, फिर सी बैटिंग किया 2 ओवर, उसके बाद फिर से ए को मिलेगा, फिर से बी को मिलेगा, फिर से सी को मिलेगा। अगर कोई पर्सन डी आया, अगर कोई पर्सन डी आया तो डी को कब मिलेगा, जब सी कंप्लीट हो जाएगा फिर डी को मिलेगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर कोई ई आया तो फिर डी के बाद ई को मिलेगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। इस तरीके से जो शेड्यूलिंग होता है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू को, कोई भी प्रोसेस को सीपीयू दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक प्रीएम्प्टिव होता है, इसमें जो है वो प्रीएम्प्टिव होता है, क्यों कि हर बार हम लोग को हटाना पड़ता है। और क्राइटेरिया क्या है, जो भी अराइवल टाइम होता है और टाइम क्वांटा दिया जाता है, और एफसीएफएस शेड्यूलिंग के टाइम से ही बोला जाता है। और ये जो है ये फेयरनेस है, क्योंकि सबको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है। अब क्वेश्चन देखो, प्रोसेस P1 से P4 सब लोग 0 टाइम पे आ गया, जिसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ 3645। अब हम लोग को दिखाना है, तो देखो जो P1 जो है वो, यहाँ देखो नेट चार्ट बनाना पड़ेगा कि बना है, देखो यही जो बना हुआ है उसी को देखो, है ना, जो बना हुआ है उसी को देखो। प्रोसेस P1 जो है वो 0 टाइम पे आ गया, वो जो है वो 2 यूनिट तक काम करेगा। क्यों, क्यों 2 यूनिट तक काम करेगा, क्योंकि टाइम क्वांटा दिया हुआ यहाँ पर 2, मतलब टाइम क्वांटा 2 दिया हुआ, मतलब 2 ही यूनिट तक वो उसको सीपीयू काम करेगा, उसके बाद फिर उसको दूसरा को देना पड़ेगा। तो फिर 2 यूनिट के बाद वो दे दिया P2 को, बोला चलो अब P2 तुम काम करो, तो 2 यूनिट तक दे दिया, तो फिर P1 का बर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, P1 का बर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का काम खत्म कर लिया, तो बर्स्ट टाइम कितना बचा, 1 यूनिट की और इसको काम करना है। फिर P2 काम किया, P2 जो है वो 2 यूनिट तक काम करेगा, तो इसका बर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, 4 यूनिट और इसको काम करना है। फिर P3 को दे देगा, P3 को दे देगा, उसके बाद काम करेगा कब तक, 6 तक काम किया, उसके बाद P4 को दे दिया, P4 को काम किया, P4 कितना 2 यूनिट काम किया, 3 बस टाइम बचेगा उसको काम करने के लिए, तो 8 तक काम किया।
उसके बाद फिर से किसके पास आएगा, P1 के पास आएगा। P1 के पास आएगा, कितना देर तक काम करेगा, 1 यूनिट। क्यों 1 यूनिट काम करेगा, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम और उसको जितना यूज करना था वो एक ही यूनिट में उसका काम हो जाएगा। तो 1 यूनिट तक काम किया। उसके बाद किसके पास आएगा, P2। P2 कितना देर तक वो काम करेगा, 2 यूनिट। क्यों, क्योंकि टाइम क्वांटा 2 ही दिया है, 2 ही यूनिट हम लोग काम कर सकते हैं। तो 2 यूनिट तक काम किया, 9 से 11 काम किया, फिर 11 से 13 P3 को दे देगा, फिर 13 से 15 P4 को दे देगा। P4 को दे देगा तो इसका हो जाएगा 1, है ना। 1 के बाद फिर किसके पास आएगा, 1 के बाद किसके पास आएगा, P4 के बाद। P4 के बाद आ जाएगा P2 के पास। P2 के पास, क्योंकि P2 के पास 2 यूनिट ऑफ टाइम अभी बाकी था, तो 2 यूनिट खत्म हो गया P2, तो P2 अपना काम खत्म करके एग्जीक्यूट करके CPU से बाहर चल जाएगा। और किसका बाकी था, P4। कितना बाकी था, 1 यूनिट। 1 यूनिट P4 कंप्लीट करके और वो भी बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये राउंड रॉबिन का क्वेश्चन बनेगा। राउंड रॉबिन का क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना टाइम क्वांटा दिया रहेगा उतना आप लोगों को टाइम क्वांटा के हिसाब से प्रोसेस को शेड्यूल करना है। ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना है। और इसी तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम, पहले कंप्लीशन टाइम निकाल लेना। कंप्लीशन टाइम क्या होगा, प्रोसेस देखो P1 कब कंप्लीट हो रहा है, देखो तो P1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है 9 यूनिट ऑफ टाइम में, इसलिए 9 यूनिट टाइम। टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लेना। रिस्पॉन्स टाइम वही होता है कि जब पहली बार वो प्रोसेस को जो है वो CPU कब मिला, देखो तो P1 को पहली बार प्रोसेस CPU कब मिला था, 0 में ही मिल गया था। P2 को पहली बार कब मिला, P2 को जो है 2 यूनिट ऑफ टाइम में मिला। P3 को कब मिला, P3 को कब मिला, P3 को 4 यूनिट ऑफ टाइम में ही मिल गया था, और P4 को 6 यूनिट ऑफ टाइम में मिला। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच एक कंसेप्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है CPU में, तो वो फिर से अनदर प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करने लगता है तो उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट किया फिर दूसरा प्रोसेस को ले आए, तो इसी तरीके से कंटेक्स्ट स्विच हुआ। तो इसमें कंटेक्स्ट स्विच कितना हुआ, 9। क्यों क्यों 9 हुआ, क्योंकि P1 एक बार एग्जीक्यूट कर रहा था, फिर P2 को ले आए, फिर P2 एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर P3 को ले आए, फिर P3 को, फिर P4। तो कितना बार देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो कंटेक्स्ट स्विच है इसमें 9 है। ठीक है, कंटेक्स्ट स्विच जो है वो 9 है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम PDF में डाल देंगे, नीचे क्वेश्चन बनाना होगा तो बना लेना। अगर टाइम क्वांटा का वैल्यू अगर बहुत बहुत छोटा कर देंगे, बहुत बहुत छोटा कर देंगे तो क्या होगा, हर बार CPU जो है वो कंटेक्स्ट स्विच करेगा, है ना। और वेरी लेस टाइम इन प्रोसेस एग्जीक्यूशन, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में बहुत कम टाइम एग्जीक्यूट करेगा और बार बार खाली कंटेक्स्ट स्विच करते 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 रहेगा, तो ये अच्छा नहीं है। और स्मॉल कर लेंगे तो इंटरैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हर बार वो धीरे धीरे काम करके अपना सभी प्रोसेस को इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा। अगर वेरी लार्ज कर देंगे तो फिर अगर क्वांटा का वैल्यू वेरी लार्ज कर देंगे तो फिर इंटरैक्टिव नहीं रहेगा, लेस इंटरैक्टिव रहेगा। क्यों लेस इंटरैक्टिव रहेगा, बोलो, बहुत लार्ज अगर क्वांटा का वैल्यू हो जाएगा तो फिर वो तो FCFS वाला ही काम हो गया, स्टारवेशन कॉन्वॉय इफेक्ट वगैरह हो जाएगा। अगर वेरी वेरी लेस हो जाएगा, वेरी वेरी लेस हो जाएगा, मतलब वेरी वेरी लेस है कि लार्ज है, वेरी वेरी लेस है, नहीं वेरी वेरी लार्ज है, तो फिर राउंड रॉबिन ये देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ सब। ठीक है, राउंड रॉबिन डिग्रेडेशन होगा शायद। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आया ना कि वेरी वेरी स्मॉल हो गया तो फिर क्या लिखना है, स्मॉल हो गया तो फिर क्या लिखना है, लार्ज हो गया तो फिर क्या लिखना है, फिर जो बचा उसको वो लिख देना। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी है, बाकी जो भी चीज़ छूटा होगा ना वो आप खुद ही कर लोगे। इसमें क्वेश्चन तो बहुत कम ही बताएं, और जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना अच्छा से समझ में आएगा।
ठीक है, एक बार में क्वेश्चन नहीं बनता है, ये जितना बार भी क्वेश्चन है एक बार में क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हम इतना कोशिश किए हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको बताने का कोशिश किए हैं। पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कहीं पर ड्राइव में डाल के आपको देखना रहेगा तो देख लेना। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।